हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट 2 के बारे में, जो है अपना सिटीजनशिप्स। कहाँ से कौन सी आर्टिकल तक आता है, तो 5 से 11 तक। कहाँ से, आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो आपका आता है आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक, और आपका सिटीजनशिप आता है आपका आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स दिए हुए उनमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आर्टिकल नंबर 5 जो मेन है उसमें क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप। किस आधार पे, या तो आपका जन्म होना चाहिए, या आप बॉर्न होने चाहिए, या आप कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन पावर में आया, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ, उससे 5 साल पहले या उसके 5 साल बाद, दोनों चीज़ों को इसमें कहा गया। ठीक है, सपोज इट कोई बच्चा अगर उसी दिन पैदा हो रहा है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। बट उसके पहले क्या होगा, उसके पहले के प्रावधान इसमें और चीज़ आगे दी हुई है। इसमें सिर्फ मेंशन किया हुआ था कि 5 साल तक की आपकी जो पार्लियामेंट हाउस की जो मेंबरशिप्स होती है, उसके अलावा भी 5 साल के पहले जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया, उसके 5 साल की पहले तक कोई इंसान अगर वहाँ गया है, उसको लगता है कि हमको वहाँ नहीं रहना, हमको यहाँ शिफ्ट होना है, तो आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, ये सिटीजनशिप का पहले प्रावधान में आपको पहले दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा आता है कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होना। ठीक है, वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो मेन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ना, वो पढ़ लो आप। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको कि माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब सपोज इट कोई बंटवारा होने वाला था, हमको सबको पता था कि बंटवारा होने वाला है। ठीक है, बंटवारे से ठीक 2-3 साल पहले, या फिर 1 साल पहले, या फिर 5 महीने पहले सबको लग गया होगा कि भाई एक काम करते हैं, हमको इंडिया में नहीं रहना, हम पाकिस्तान में जाके रह लेते हैं। तो कुछ लोग चले गए अपने, इंडिया वाले पाकिस्तान में चले गए कि भाई हमको यहाँ पर ज़िंदगी काटनी है, अब हमको यहाँ से जाना नहीं है। पर जब बंटवारा हुआ, जब मार काट हुई, सब कुछ हुआ, तो उनको एहसास हुआ कि साला यहाँ रहने के लायक नहीं है बे, ये तो साला बहुत मारते हैं, इंडिया चलते हैं, वो भाईचारा वाला देश है, वहाँ रहेंगे, वहाँ पे सेफ रहेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वो लोगों को एक चीज़ दी, एक टर्म दिया गया। क्या चीज़ दी गई, इन लोगों ने इनडायरेक्टली इन लोगों ने विद्रोह किया था एक टाइप का कि भाई हमको भी इंडिया में इंक्लूड करो, हमको इंडिया में रहना है, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, तो उन लोगों ने कहा गया कि ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 के अंदर एक हम देते हैं कि परमिट का ऑप्शन दिया गया। क्या दिया गया, परमिट कब से कब तक लगेगी, कब से लगेगी मतलब, तो 19 जुलाई 1948 क्या है। और परमिट में क्या कहा गया था, परमिट में यह कहा गया था कि अगर कोई इंसान 6 महीने पहले, जिस दिन बंटवारा हुआ उसके ठीक 6 महीने पहले अगर वो इंसान गया होगा, तो उसको इंडिया में आने दिया जाएगा। और एक चीज़ कि जब वो इंडिया में आ जाएगा तो उसको वो परमिट मिलेगी 6 महीने बाद। क्या, अगर इस तारीख से पहले आप 6 महीने थे, अगर आप इंडिया में आना चाहते हो तो आप आ जाओ। ठीक है, बट आप इस तारीख को आ रहे हो और आपको इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी। किस आधार पे, तो इस परमिट के आधार पे, जो आपको मिलेगी 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर एक इंसान पाकिस्तान का, एक इंसान ये रहा, ठीक है, वो 20 जुलाई को आता है 1948 को और बोलता है कि मेरे को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, तो उसको भारत सरकार क्या देगी, एक परमिट देगी, एक फॉर्म देगी, तो उसको भरना होगा। और उस परमिट मिलने के 6 महीने बाद, कब तक, 6 महीने बाद उसको दी जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। दरमियान इन 6 महीने में क्या होगा, इन 6 महीनों के अंदर उसके ऊपर वॉच रखी जाएगी इनडायरेक्टली। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा इंसान होगा नहीं कि भाई वहाँ पे त्रास गया हो, या फिर देखो 2 तरह के लोग थे। एक थे कि जो भारत को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते थे, और एक थे वो लोग जो भारत के अंदर रहना चाहते थे। अब देखो तोड़ना और जो जोड़ना, उन दोनों में चेक करना बहुत मुश्किल होता था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला था कि उस टाइम पे ये सिचुएशन थी ना कि लोग 1-2 महीने में विद्रोह कर लेते थे, वो दिख जाता था। अब ऐसे इस तरह के लोग नहीं आते थे कि भाई आप में पेशेंस हो और आप 10 साल तक का वेट करो, 10 साल के बाद आप कोई विद्रोह करोगे। भाई इंडिया देश है, यहाँ पर इंसान 6 महीने में चेंज हो सकता है। इसलिए उनको पता था कि भाई 6 महीने का टाइम पीरियड रखो तो ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा भाई इस इंसान को देनी है कि नहीं देनी है। अगर देनी होगी तो रखेंगे, वरना इसको निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने वो चीज़ दी। 7वें में सेम चीज़ है, आर्टिकल नंबर 7 में क्या कहा कि माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इससे इसमें चेंज किया हुआ सर, इन दोनों में चेंज है। इसमें परमिट वर्ड का यूज़ किया गया, इसमें यूज़ किया है 6 महीने का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन यूज़ किया गया। मतलब सपोज इट कोई इंसान
आज़ादी से भी पहले, बहुत पहले पाकिस्तान में रहता है। जिस दिन बंटवारा हुआ उसका डिसीजन हुआ कि मेरे को इंडिया जाना है, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना। तो अब वो इंसान तो ऑलरेडी वहाँ पे रहता था, बट जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन उसको अकल आई कि नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान में तो मेरे को 5-6 साल तक 10 साल तक मेरे को बहुत मारा गया है, मैं इंडिया जाऊँगा अब तो जब वो लोग आएंगे, क्योंकि ये लोग पार्टीशन गिनाएंगे नहीं, क्यों, ये लोग वो लोग थे, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको जुलाई 19 वाला, ये लोग वो थे जो पार्टीशन के दरमियान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे और पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, ठीक है। और ये लोग कौन थे, जो पाकिस्तान में रहते थे और उनको आना था, तो उनके लिए भी एक अलग प्रावधान दिया गया। उनको क्या कहा कि आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है आप आओ, पर आपको कराना होगा क्या, रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 6 महीने के बाद आपको मिलेगी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 में क्या कहा गया, 8 में वो ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान बाहर रहता है, अगर उसके पेरेंट्स यहाँ के हैं, आज अगर मैं रहता हूँ अमेरिका US के अंदर, ठीक है, बट अगर मेरे पेरेंट्स इंडियन हैं तो इंडिया की जो मेरी सिटीजनशिप होगी ना वो इंडियन ही गिनाई जाएगी। वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आपके आर्टिकल नंबर 8 में दिया हुआ है, क्या कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेसिडेंस आउटसाइड द इंडिया। ऐसा इंसान जो बाहर रहता है बट उसके ओरिजिन्स, उसके वंशज थे वो इंडियंस थे, तो इंडायरेक्टली उसको भी सिटीजनशिप कहाँ की मिलेगी, इंडियन ही मिलेगी, ठीक है, ओरिजिन रेसिडेंस, ठीक है, उसको इंडियन ही मिलेगी। 9वीं चीज क्या कही गई है कि अगर यहाँ तक तो ठीक थे, इतना पोर्शन अलग करो, आपको याद रखने में इजी रखेगा क्या, 5, 6, 7 को याद रखो, फिर 8, 9, 10, 11 को याद रखो, आपको बहुत इजी पड़ेगा, आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा। याद करने की ट्रिक होती है, उसको याद इस तरह से किया जाता है। 5, 6, 7 में क्या कहा गया, सिटीजनशिप दे दी, हाँ मिल गई भाई, मैं कहाँ का हूँ, मैं पाकिस्तान में था, इंडिया में जाता हूँ यार, तो एक काम कर, जुलाई 1948 में जा एक रजिस्ट्रेशन करा ले। मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो उन लोगों ने देखा भाई ये रुक जाओ, अब बंटवारे के रिलेटेड आप इंडिया में आ रहे हो, हाँ मैं उसके लिए आ रहा हूँ, तो आपको एक परमिट, आपको मिलेगी परमिट, ठीक है भाई, मैंने परमिट ले ली। मेरा एक और दोस्त है वो बंटवारे के पहले रह रहा है पाकिस्तान के अंदर, अब उसको आना है भाई, क्या करना होगा, तो उसको आर्टिकल नंबर 8 में मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हम दोनों भाई यहाँ पे आ गए। अब होती है बात कि भाई मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा था, मेरे को जॉब मिली US के अंदर, मैं US चला गया, मैंने वहाँ जॉब वगैरह की, मैंने अपना घर बार सब कुछ वहाँ ले लिया, वहाँ पे रह रहा हूँ मैं, बट मेरे जो ओरिजिनल है, जो मेरे पेरेंट्स है वो कहाँ के हैं, वो इंडियन है, तो मैं भी इनडायरेक्टली सिटीजन ऑफ द इंडिया गिनाऊंगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 8 के अनुसार। बट एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि अगर मैं सिटीजनशिप फॉरेन की एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मेरे को US के PR मिल जाते हैं, ठीक है, US गवर्नमेंट में खुश होकर बोल देती कि सर आपको PR दे रहे हैं, आप मौज मस्ती करो, आप नाउ यू आर सिटीजन ऑफ द US, तो क्या होगा, तो इनडायरेक्टली मेरी आर्टिकल नंबर 9 के अनुसार मेरी इंडियन सिटीजनशिप होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी, अगर मैं किसी फॉरेन सिटीजनशिप को अपनाता हूँ तो, ठीक है। ये हो गया आपका 9वां। अब आते हैं 10th में। 10th में क्या दिया हुआ है कि आपकी सिटीजनशिप होगी वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक चलती रहेगी, और आपके मरने के बाद आपके बच्चों को भी मिलेगी, और उनके मरने के बाद उनके बच्चों को मिलेगी। मतलब सिटीजनशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी कि आपको कैंसिल करवानी होगी तब। मतलब जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर आपके अगले आर्टिकल में दिया हुआ है वो चीज़, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर उसमें लिखा गया है कि आप अगर किसी चीज़ को विद्रोह में करते हो, वहाँ फिर इंडिया के आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाते हो, वहाँ फिर इंडियन लॉ के अगेंस्ट जाते हो, तो आपकी सिटीजनशिप निकाल दी जाएगी। अदरवाइज आपकी जो सिटीजनशिप होगी वो आर्टिकल 10 के हिसाब से हमेशा रेगुलर चलती रहेगी लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11 में क्या दिया गया है कि पार्लियामेंट को राइट्स है, सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को राइट्स होंगे कि भाई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई एक्ट लेके आना है, कोई नए चीज़ों को, कोई नए टर्म्स को ऐड करना है, तो सारी की सारी पावर्स रहेगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कौन से मंत्रालय में रहेगी, तो याद रखना होम मिनिस्ट्री में। कौन से, हिंदी में कहे तो गृह मंत्रालय, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के पास पावर रहेगी कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हो इसमें कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 11 आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 10, 11, ठीक है। ये हो गया आपका सिटीजनशिप जो आपका लिखा हुआ है। बट ये चीज़ तो हो गई, बट अब आपके दिमाग में ये रहोगे सर ये सब चीज़ें तो पहले दी हुई नहीं थी। तो एग्जैक्टली कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन सिटीजनशिप के रूप में सिर्फ इतना दिया हुआ था, बट इसके अंदर भी कुछ प्रावधान में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं।
ठीक है। तो वो चेंजेस क्या थे, तो वो चेंजेस ऐसे थे कि सबसे पहला एक्ट आएगा, याद रखना ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि सिटीजनशिप पहला एक्ट आया वो कब आया, आपका 1955 के अंदर आया, पहला एक्ट आया। उसके अंदर चेंजेस कितने किए गए, मोस्ट ऑफ एग्जाम पूछते हैं कि अमेंडमेंट के अंदर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर कितने अमेंडमेंट आए थे, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर कितने अमेंडमेंट आए, रेमिडीज कितनी आई, कितने चेंज किए गए, तो कितनी बार हुआ था, तो 8 बार। कितनी बार, 8 बार। ये लिख रहा होगा 57, 60, 85, 86, 92, 2003, 5 और 15, टोटल 8 आए। इनमें से हम गिनेंगे कि जो फर्स्ट हमारा अमेंडमेंट होगा जिसके अंदर से हमारा बहुत लंबा चेंज आया, उसे हम कहेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा होगा, ये होगा आपका 1986। तो सर ये हाँ, उसमें कुछ चेंजेस आए थे पर इतने मेजर चेंजेस नहीं थे, इसलिए हम उनको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये भी चेंजेस थे कहीं ना कहीं। बट उसका जो मेन चेंज आया था वो कब आया था, 86 के अंदर ही आया था, जिसके अंदर पूरा सिटीजनशिप को कहीं ना कहीं चेंज करके एक अलग रूप में दिखाया गया था। वो आपके ये 5 होंगे जिनके ऊपर ये प्रूफ हुआ था कि किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलेगी, किस तरीके से आपको लेनी है। ये सब तो ठीक था, यहाँ तक ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब ठीक है, बट अगर आप इंडिया में हो तो आपको किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, वो आपके आर्टिकल नंबर 5 के अंदर ये 5 प्रकार के दी हुई है। और एक्ट कौन सा था, तो 1955 आपका एक्ट होगा, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी गई थी। क्या दी गई थी कि बाय ब्रेथ, ठीक है, जन्म के आधार पे, किस तरीके से जन्म के आधार पे, मतलब इसमें हो पता क्या रहता है, आपने लव एक वर्ड सुना होगा, एक वो वाला लव जिहाद वाला, याद है आपको। तो लव जिहाद वाला जो मुद्दा है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। किस तरीके से पता है कि जब ये एक्ट आया ना, तो इस एक्ट के अंदर कुछ भी दिया हुआ नहीं था। एक्ट के अंदर इतना दिया था कि जो इंसान या फिर जो बच्चा उस टाइम पे इंडिया की सरजमीन पे, मतलब इंडिया की टेरिटरीज के अंदर जो पैदा होगा, वो इनडायरेक्टली सिटीजन ऑफ द इंडिया गिना जाएगा। तो हो क्या रहा था पता है कि पाकिस्तान के कोई सपोज से कोई इंसान घूमने आया कश्मीर, ठीक है, उस टाइम पे उसने आके कश्मीर की किसी लड़की से अफेयर किया और फिर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू एक बच्चा पैदा कर दिया। तो उस बच्चे को पैदा होने के बाद वो लोग उस चीज़ को लेने एक्सेप्ट करने नहीं आ रहे थे। तो उन लोगों ने एक चीज़ बताई, क्या बताई, 86 में ये कहा गया कि या तो आपके पेरेंट्स होने चाहिए, दोनों इंडियन होने चाहिए। क्या कहा गया, दोनों इंडियंस होने चाहिए। तो भाई उन लोगों को सही लगा कि हाँ भाई 86 में तो कह दिया था कि भाई दोनों पेरेंट्स इंडियन होंगे, तो ये मैं इंडियन बच्चा गिनाऊंगा, ठीक है। आज मेरे मॉम एंड डैड दोनों इंडियंस हैं, तो मैं इंडियन सिटीजनशिप हूँ। बट अब उसमें 2-3 और प्रावधान आए, कौन से, लव जिहाद वाले किस्से शुरू हो गए। तो उन लोगों ने एक चीज़ और निकाली, क्या निकाली कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, 2003 में प्रावधान निकाला गया। उस 2003 के एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप या दोनों में से किसी एक की सिटीजनशिप वैलिड होनी चाहिए। वैलिड इन द सेंस कि उस इंसान के ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए, वो इंसान इंडिया का होना चाहिए, और उसके पेरेंट्स, जो दोनों में से कोई एक इंसान होगा, उसके पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। अब देखो भाई तुम्हें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये तो इनडायरेक्टली एक तो हो गया होगा ना, सिंपल सी बात है, अगर दोनों में से किसी एक को गिनोगे तो एक तो जो लड़की होगी वो इंडियन गिनेगी। बट नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने एक और ट्विस्ट खेला। और ट्विस्ट ये था कि अगर दोनों इंडियंस हैं तो ठीक है, दोनों में से कोई एक इंडियन है तो भी ठीक है, बट इसका जो फादर होगा, जो इसका जो कोई जो फादर बनेगा, इसका जो पाकिस्तानी फादर है, उसको इंडियनशिप नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो वैलिड नहीं गिनाएगी। किस लिए वैलिड नहीं गिनाएगी, क्योंकि आपको 10 साल या 7 साल तक यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बताऊंगा आगे आपको कि इसमें वैलिड क्यों नहीं गिनाई जाती ना, वरना आज इस इंडिया के अंदर जो लव जिहाद का जो किस्से चल रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो लड़के हैं या पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में आके रह जाते हैं। वो ना रह पाए, इसलिए हम लोगों ने 2003 के अंदर एक चीज़ निकाली थी कि बच्चा होगा वो इंडियन गिनाएगा, बट उसके पेरेंट्स में से उसके जो फादर होंगे उसको हम लोग यहाँ की परमिशन नहीं देंगे, यहाँ की सिटीजनशिप नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि उस इंसान ने यहाँ पे आके 10 साल तक कोई काम नहीं किया है, ना वो 7 साल तक यहाँ इंडिया में रहा है, तो हम उसको किस हक से देंगे, हम नहीं देंगे। उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको बाहर निकालो यहाँ से। इसलिए हम लोग वहाँ से लव जिहाद से बच गए यहाँ पे,
समझ में आया? तो लव्स जिहाद दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो ये आपका समझाया मैंने एक्सटर्नल, कि किस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर घुसना चाहते थे किसी भी एंटर तरीके से, वो एंटर ना कर पाए, इसलिए वो चीज़ हुई। दूसरी हुई कि बाय डेसेंट, मतलब एक वंश के आधार पे, किस आधार पे? एक वंश के आधार पे। वंश के आधार पर कहा गया कब? 1992 के अंदर, कि भाई अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स होंगे, उनके ही पेरेंट्स होंगे, उनके ही पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो एक वंश के आधार पर जो चलते हुए आ रहे हैं, हम उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप कहेंगे। फिर तीसरा है आपका बाय नेचुरलिज्म। अब इसके अंदर एक चीज़ बताएगी, जो आपको ये लव जिहाद वाला किस्सा है ना, आपको यहाँ समझ में आएगा कैसे होता है, ठीक है, कि बाय नेचुरलिज्म। अब उसमें वो एक चीज़ बताएगी कि अगर किसी इंसान को इंडिया में आके उसकी सिटीजनशिप लेनी है तो क्या करना होगा? तो 7 साल तक मेहनत करो भाई, सॉरी 10 साल तक मेहनत करो, कितनी? 10 साल तक उसको मेहनत करनी होगी इंडिया के अंदर। 10 साल तक इंडिया में रहो, या फिर उन 10 साल के टाइम पीरियड के दौरान या तो आप आर्टिस्ट होने चाहिए या आप साइंटिस्ट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने शादी भी कर ली किसी इंडियन वुमेन से, फिर भी आपको 10 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। ये एक प्रावधान है। क्या है? कि आपको उसमें 10 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा मैरिड करने के बाद भी, ठीक है। एक और प्रावधान है इसके अंदर, एक और चीज़ क्या है कि लैंग्वेज के हिसाब से, किस हिसाब से? लैंग्वेज के हिसाब से। कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेमबल्स के बाद जो शेड्यूल्स के अंदर आपके दिए हुए 22 लैंग्वेज, कितनी? उन 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज उस इंसान को प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, तभी नेचुरलिज्म के हिसाब से उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, वरना उसकी इंडियन सिटीजनशिप उसको कैंसिल कर दी जाएगी। उसको अप्लाई क्या करना होगा? उसको अप्लाई करना होगा होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? अगर इन तीनों क्राइटेरिया में आप फिट नहीं होते हो, इन 4 क्राइटेरिया में, कौन से? 10 साल, या फिर आप आर्टिस्ट या साइंटिस्ट होने चाहिए, या फिर आप मैरिड करो किसी इंडियन वुमेन से, या फिर आपको 22 लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज को नहीं आती है, या फिर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप इन चारों कैटेगरी में आपको टिक मार्क रखना चाहिए, 1 2 3 4, तो आप हो गए इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप अगर इन तीनों में से या फिर इन चारों में से किसी एक में भी क्रॉस लगता है तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए कि जो बाहर से आके इंडिया में रहना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं पर उनके लिए भी हमने बनाया है वो चीज़। दूसरा है इन बाय इनकॉर्पोरेटिव ऑफ द टेरिटरीज, मतलब अगर हमने किसी पे कब्जा कर लिया। सिंपल एग्जांपल है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया आपको कि सिक्किम वाला एग्जांपल, 22 नंबर का हमारा राज्य बना था, याद आया? नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जाके देखो, उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से इसको सिक्किम को हमने हमारे में ऐड किया, कौन से अधिनियम से, कौन से अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट कब आया, किस रीत से हमने उसको ऐड किया, वो जाके समझो। अब एक चीज़ बताते हैं कि इनको क्या करना है। तो सिक्किम वालों को देखो, ये मुद्दा यहीं पे खड़ा हो गया था, किस तरीके से कि सिक्किम में जो हमने ऐड किया ना 22 राज्य के रूप में, तब लोगों ने कहा कि भाई उनको हमने ऐड कर लिया, पर हमको उनको किस आधार पे उनको इंडियन सिटीजनशिप देंगे? तो उनको आधार देंगे हम इस रूप के अंदर, बाय इनकॉर्पोरेटिव ऑफ द टेरिटरीज। हमने किसी के ऊपर कब्जा किया है या फिर वो हम में शामिल होना चाहते हैं, तो अगली बार से अब क्या होगा, सारे सिक्किम वाले जो वहाँ के लोग रहते हैं वो सारे के सारे अब इंडियन गिने जाएंगे। कौन से? इस आर्टिकल के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम में एग्जाम्पल आपको रह जाएगा। अब आया बाय रजिस्ट्रेशन, ये आपको याद आ रहा है, बाय रजिस्ट्रेशन, इसको यहाँ तक अमल में किया गया, याद आया? माइग्रेट वाला पाकिस्तान वाला मुद्दा अब यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है। कितने साल तक? 7 साल तक आपको रहना। कितने साल तक है? 7 साल तक। दूसरी चीज़, अगर आप आर्टिस्ट या नहीं हो या फिर साइंटिस्ट नहीं हो तो आपको इंडियन वुमेन से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 प्रावधान है। जब 1955 के अंदर पहली बार आया था ना, तो उसके अंदर दिया गया था 6 महीने। कितने महीने दिए गए थे? 6 महीने। अब कितने कर दिए हैं 2021 के अंदर? कितने राइट नाउ है? तो 7 साल। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसके अंदर तो कोई भी देश विद्रोही इंसान होगा जो बाहर से आया होगा यहाँ पे रहेगा, बट नहीं, 7 साल तक मैं उसके ऊपर फुल वॉच रखी जाएगी। कोई इंसान क्या करता है, किस तरीके से करता है, शादी किससे कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, किस फील्ड में वो स्ट्रांग है नहीं है, अगर यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कमा पा रहा है, किस जगह कमा पा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट कितने हैं, किस जगह पे क्या रह रहा है, इंडिया की फुल वॉच रखी जाती है। आपको लग रहा होगा ना कि बाहर के लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है।
और अगर आते भी है तो उनका प्रॉपर चेकिंग होता है, किस रूप में आ रहे हैं, किस रीज़न से आ रहे हैं, वो पूरा चेकिंग होता है। शादी किससे कर रहे हैं, किस रीज़न से शादी कर रहे हैं, पूरी वॉचिंग रखी जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इंडिया में घुसना इतना आसान है नहीं जितना ये उसमें समझाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि इंडिया की ये पूरा सिटीजनशिप है हमने किस देश से लिया। मैंने आपको बहुत पहले के लेक्चर्स जो आप देखोगे ना, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड मैंने पढ़ाया था आपको पूरा पूरा, जो मेरे पूरे 12 लेक्चर्स की सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमने 60 कंट्रीज़ के पास से आइडियाज़ लिए हैं, और उन 60 कंट्रीज़ के बाद हमने 11 कंट्रीज़ ऐसी है जिसके अंदर से हमने 85% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया है। कितना? 85% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने बाहर के 11 देश से उठाया हुआ है, और बाकी का 15% हमने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनाया, ठीक है। अब ये बात आती है कि सिटीजनशिप का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया, तो हमने लिया था ब्रिटेन से। किससे लिया? ब्रिटेन से लिया, ठीक है। हमने कौन सी रखी सिटीजनशिप? हमने रखी है सिंगल सिटीजनशिप। हम लोग यूएस नहीं है या फिर हम लोग कोई दूसरी कंट्री नहीं है। यूएस के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ पे था पहले, आपको बताता हूँ किस तरीके से था। जब 370 हटी ना, उसके पहले जम्मू कश्मीर के अंदर थी डबल सिटीजनशिप। मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर में पैदा होते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप लेनी होगी, उसके बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप भी आपको लेनी पड़ेगी। बट जब 370 हटी तो क्या हुआ, तो अब सब लोगों को क्या मिलेगा? सिंगल सिटीजनशिप। आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी। यूएस के अंदर उल्टा है। यूएस के अंदर आप कनाडा में पैदा होते हो तो आपको कनाडा की भी लेने की है और आपको यूएस की भी लेनी है। मतलब एक टिपिकल टाइप में हो जाता है कि मैं आपको 2 डबल सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको नहीं लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़, एक्ट कौन सा लगेगा? पहला एक्ट है जिसके कारण पूरे प्रावधान दिए, जिसके अंदर पूरे 5 आपको ये प्रावधान दिए गए हैं कि किस आधार पे आप इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हो, सिटीजनशिप किस तरीके से बन सकते हो। वो पूरे 5 प्रावधान दिए हुए हैं। कौन से आर्टिकल्स में दिए हुए, किस आर्टिकल के अनुसार दिए हैं? तो एक्ट आएगा आपका 1955 वाला एक्ट, और आर्टिकल आपका आएगा 5वां आर्टिकल। पहला अमेंडमेंट कब हुआ? तो आपका अमेंडमेंट हुआ 1986 के अंदर। क्लियर? आई होप इसके बाहर तो सिटीजनशिप के अंदर कहीं से कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता नहीं है, ठीक है। बाकी के जो पॉइंट्स आपके रह जाते हैं इतना कुछ खास थे नहीं। मैंने पूरा लक्ष्मीकांत की सिटीजनशिप के पूरे बुक पूरा पैनल पढ़ा, उसके अंदर जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको पूरे ब्लैक बोर्ड के आपको डिटेल में समझा दिया है कि किस 5 रीज़न से हम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। एक और चीज़ है हाँ, कि हम 3 तरीके से आप अपनी सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हो, 3 तरीके से। अब वो 3 तरीके आप इतना अंदाज मार लो कि अगर इन चीज़ों के अगेंस्ट में आप कहीं जाते हो ना, इन चीज़ों के अगेंस्ट में, मतलब आप देश के विद्रोह में कोई काम करते हो, या आप मेंटल इफेक्ट हो किसी चीज़ के लिए, या आप जो भारत के बनाया गया लॉ है, जो पार्लियामेंट हाउस के बनाया गया अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसके अगेंस्ट जाते हो तो आपको मिलती है। या आप किसी राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय ओहदे को एक तिरस्कार के रूप में उसके इंसल्ट करते हो तो आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो वो सिर्फ 2-3 रीजन दिए हुए हैं। इनडायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर आपको वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, तो इनडायरेक्टली वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई इस एक रीजन से सिटीजनशिप जा सकती है। क्यों? अगर आपको इतना कुछ पता होगा ना तो आप उतना अंदाजा तो मार सकते हो कि भाई हाँ यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ आती है आपके कॉमन सेंस के ऊपर। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से 11, ये आपका पूरा हो गया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।